संयोजन के सिद्धांत। संयोजन से तात्पर्य है दो अथवा अधिक कला तत्वों की समरसतापूर्ण समायोजना। चित्र के सभी तत्वों रेखा, रूप, तान, पोत आदि का संयोजन के नियमों के आधार पर अथवा सुनियोजित करके प्रयोग में लाना संयोजन के अंतर्गत स्थान रखता है। इन्हीं तत्वों के सशक्त सुनियोजित या सुनियोजन के आधार पर ही कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक व सौंदर्यपूर्ण बनाता है। संयोजन के नियमों का प्रयोग कलाकार की वैयक्तिक रुचि व उसके व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ा हुआ होता है और इसी प्रकार दर्शक भी किसी संयोजन से प्रभावित होते हैं और उन्हें वह रुचिकर प्रतीत होता है, परंतु किन्हीं अन्य को अरुचिकर भी प्रतीत हो सकता है। इसी व्यक्तिगत और वैचारिक भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न संयोजन में भिन्नता स्वाभाविक है। अतः चित्र संयोजन करते समय चित्र के तत्वों रेखा, रूप, वर्ण आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इन्हीं तत्वों के सम्मिलित प्रभाव दर्शक की अनुभूति को प्रभावित करते हैं। यह एक कलाकार के लिए अन्वेषण का विषय भी हो सकता है कि वह अपने सृजन की प्रस्तुति को अधिक से अधिक प्रभावी कैसे बना सकता है। अतः संयोजन चाहे वस्तुनिष्ठ हो, ज्यामितीय हो अथवा सूक्ष्म हो, संतुलन और आकर्षण के नियम उन्हें समान रूप से प्रभावित करते हैं। किसी भी कलाकार का मूल्यांकन करने में संयोजन के सिद्धांतों का ही आधार माना जाता है। संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत निम्न प्रकार के सिद्धांत होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं प्रथम सहयोग या एकता, जिसे यूनिटी भी कह सकते हैं, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण या अनुपात इत्यादि होते हैं। सामंजस्य एवं सहयोग, हार्मनी और यूनिटी के बारे में हम बात करते हैं तो काव्य और चित्र दोनों में कलाओं में संगति का तात्विक महत्व है। चित्रकला में संगति विभिन्न आकृतियों या रंगों के अनुपात से निर्गत होती है। कलागत तत्वों की ऐसी संगति जो संयोजन में एकता उत्पन्न करने में सहायक होती है, सामंजस्य के नाम से जानी जाती है। सामंजस्य नियोजन, अब इसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है तो हम देखेंगे कि सामंजस्य सर्वप्रथम विचारों से प्रारंभ होता है। कलाकार किसी एक मुख्य विषय या भाव को लेकर रचना प्रारंभ करता है, तत्पश्चात उसके अनुरूप कलागत तत्वों का चयन करता है और चयन करके उसका अंतराल विभाजन करता है। जैसे हमने कोई भी मन में चित्र की कल्पना कर ली, एक वृक्ष की ही कल्पना कर ली, तो हमने उसमें हमको उसका नियोजन करना है कि उसको एप्लीकेशन कैसे करना है। कि जैसे हमें एक आम्र या आम का जो वृक्ष है उसका चित्रण करना है, तो हमें नियोजन करना होगा कि आम का वृक्ष किस प्रकार का होगा, उसकी पत्तियां गोल है, लंबी है या तिकोनी है। तो इस तरह से हम उसका नियोजन करेंगे कि अब ये वृक्ष है वो चित्र तल पे किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उसका जो अंतराल का विभाजन है वो भी व्यवस्थित हो या चित्र के अनुसार हो, कलागत तत्वों के अनुरूप वो व्यवस्थित हो। तो यह सभी तत्व आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। सभी की सुसंगति ही चित्र में सामंजस्य उत्पन्न करने में सहायक बनती है। कहीं कहीं कलाकार विरोधाभास द्वारा सौंदर्य दिखाने का प्रयास करता है, परंतु यदि वह विरोधाभास कुशलतापूर्वक प्रयुक्त नहीं होता है तो यह चित्र के समस्त सौंदर्य को नष्ट भी कर देता है। अब हार्मनी थ्रू द फीलिंग्स, हम देखते हैं कि जो भी सामंजस्य की बात हो रही है वो फीलिंग्स के थ्रू कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि साहित्यकार काव्य छंद रचना सिद्धांतों का प्रतिपादन कर शब्दों के माध्यम से सामंजस्य उत्पन्न करता है
और संगीतकार स्वरों के आरोह और अवरोहात्मक क्रम की आवश्यकता जो होती है उसके अनुसार वो उतार चढ़ाव करके अपने कौशल का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर स्वरों की समानता सामंजस्य उत्पन्न करने में सहायक है। कलाकृति की रचना में चित्रकार रेखा, रूपाकारों, वर्णों, तानों आदि के माध्यम से यह जो हार्मनी है, ये सामंजस्य है, ये वो स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इन तत्वों का संबंध भावों से होता है। जिस प्रकार का भाव होगा उसी प्रकार के तत्वों का प्रयोग सामंजस्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे हम बात करते हैं कि शांत रस के चित्र में कलाकार कोणात्मक रेखाएं या जटिल रूप, लाल, पीले, तीव्र रंगों का प्रयोग नहीं करता है, तो वह सामंजस्य विरोधी होगा। इसी प्रकार दीनता के भाव प्रदर्शित करने के लिए शिथिल रेखाओं का प्रयोग, शीतल रंगों का और क्षितिज रूपाकारों का जो कलाकार प्रयोग करता है, तो हमको इसमें चित्र में इस प्रकार की फीलिंग्स हमको भाव सामंजस्य के रूप में देखने को मिलती है। अब है लाइन हार्मनी। लाइन हार्मनी को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं? तो चित्र में रेखाओं द्वारा सामंजस्य उनके रेखांकन की दिशा पर निर्भर करता है। यदि किसी चित्र में लयात्मक गतिमय रेखाएं खींची गई है और बीच में कहीं कहीं कोणात्मक रेखाएं खींच दी जाएं, तो इससे सामंजस्य की हानि होगी या वो डिस्टर्ब करेगा उस चित्र को। और वर्तिका से चित्रण करने पर कहीं कलम से अंकन कर दिया जाए तो वह भी दृष्टि को उद्वेलित करता है। इसी प्रकार विरोधी दिशाओं में खींची गई रेखाओं के मध्य संधि रेखाओं के मध्य से सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि संधि रेखाएं विरोधाभास को मधुर बनाती है। इसी प्रकार से रूप सामंजस्य की अगर हम बात करें तो आकारों को चित्र में अंकित करते समय कलाकार को विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे रूपाकारों का प्रयोग करें जो भले ही स्वरूप, वर्ण, पोत आदि में भिन्न हो, किंतु व्यवहार की दृष्टि से निकट होने चाहिए। धरातल पर रूपाकारों का नियोजन इस प्रकार हो कि सक्रिय सहायक रूप एक दूसरे के पूरक बन जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि एक प्लेट के अंदर कुछ सेब रखे हैं, कुछ अनार रखे हैं, कुछ हम अंगूरों का गुच्छा हम देख सकते हैं। इस प्रकार का नियोजन एक प्लेट में है, तो हमको सबके जो वर्ण पोत है उनको समझना पड़ेगा और उसके साथ जो उनकी जो फॉर्म की हार्मनी है उसका तारतम्य बनाना पड़ेगा, और फिर हम छोटे बड़े सभी रूपाकारों को अंतराल में यथास्थान हम बना सकते हैं। यदि अग्र भूमि में छोटे तथा पृष्ठभूमि में बड़े आकार बनाए जाएंगे या सहायक रूपों को सक्रिय रूपों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा, तो वहां सामंजस्य का अभाव हो जाएगा। इसी के साथ साथ कलाकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विषय के अनुरूप आकारों का चयन करें। शांत सरस वातावरण लिए वर्तुल आकार तथा क्लिष्ट जटिल तनाव आदि विषयों के लिए कोणात्मक त्रिभुजात्मक रूप सामंजस्य उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इसी के साथ चित्र में अंकित इन रूपाकारों का धरातलीय गठन भी परिवर्तन होता है, इसलिए किसी भी चित्र में पोत का विरोधाभास कुशल कलाकारों को बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे विचारों के अनुसार सामंजस्य किस प्रकार हो। तो कलागत तत्वों का चित्र में महत्व भी तभी संभव है जब उन्हें विचारों के अनुरूप प्रयुक्त किया जाए, यानी हार्मनी इन थॉट। अब हमारे थॉट्स हैं वो किस प्रकार से सामंजस्य लेकर आते हैं चित्र में, कि कलाकारों को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि विषय के अनुसार मानवाकृतियों तथा उनकी वेशभूषा आदि का चयन हो। यदि वृद्धावस्था के विषय में कोई बलिष्ठ युवक बना दिया जाए और ग्रामीण दृश्य में कोई जीन्स पहने बाला बना दी जाए, तो वहाँ सामंजस्य का विरोध होता है। इसके लिए यह उचित होगा कि वृद्धावस्था वाले चित्र में दीनता का भाव प्रदर्शित करने हेतु वृद्ध के वस्त्रों को अस्त व्यस्त भग्न लकड़ी तथा पृष्ठभूमि में सूखा वृक्ष आदि दिखाया जाए। यानी पूरी तरह से जो ग्रामीण दृश्य की बात करते हैं, तो ग्रामीण दृश्य में भी पनिहारिन, गाय चराती बाला आदि इस प्रकार का
खेत में जाते लोग, श्रम करते हुए ग्रामीण, इस प्रकार का जो माहौल है, वातावरण है, वो बनाया जाएगा तो भाव सामंजस्य प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार से वर्ण सामंजस्य की बात करते हैं तो चित्र में नीरसता को दूर करने के लिए कलाकार विभिन्न वर्णों की योजना बनाता है, किंतु जहां एक और कलाकार विषय के अनुरूप रंग लगाता है वहां उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शीतल वर्ण है, शीत वर्णों के साथ शीत तथा उष्ण वर्णों के साथ उष्ण वर्ण शीघ्र ही सामंजस्य उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार बसंत ऋतु आदि के चित्र में नारंगी, पीला, लाल इत्यादि रंगों की विभिन्नता सामंजस्यपूर्ण प्रफुल्ल वातावरण प्रस्तुत करती है। और करुण रस में चित्र में नीला, काला आदि की धूमिल तान, श्वेत मिश्रित पीले की विभिन्न तान विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त ग्लेजिंग द्वारा तथा एक ही परिवार के रंग का चुनाव करके भी सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामंजस्य कला रचना के सिद्धांतों में अत्यधिक प्रमुख है, जिससे परस्पर विपरीत परिस्थितियों के मध्य समन्वय उत्पन्न किया जा सकता है।